तो कैसर शिराजी, अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा क्या सिचुएशन चल रही है? जमात इस्लामी का जो पहला मुज़ाकरात का दौर था वो क्या पूरे तरीके से वो मुज़ाकरात जो है वो मुतालबात जो है हुकूमत की तरफ से माने नहीं गए और अब आज फिर से मुज़ाकरात होंगे? जी वालेकुम सलाम। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का जो एहतजाजी धरना है वो आज सोमवार को चौथे दिन में दाखिल हो गया है। इस धरने का जोशो खरोश वही है जो पहले दिन शुरू हुआ था। अब इस धरने में खवातीन की बहुत बड़ी तादाद भी शामिल होगी है, जबकि आज से जमात इस्लामी ने शहर भर की तमाम ताजर तंजीमें, लेबर तंजीमें और असादा तंजीमों को भी इस एहतजाजी धरने में शिरकत की दावत दी है। सिविल सोसाइटी को भी दावत दी है। इस वक्त मैं एहतजाजी धरने लियाकत बाग चौक में मौजूद हूँ। इस वक्त जो धरने के तमाम शुरके हैं वो 7 करीबी लियाकत बाग में नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ते के बाद तमाम जो धरने के शुरके हैं वो वापस यहाँ पर आ जाएंगे। 3 दिन तक जो मेट्रो बस थी वो बंद रखी गई थी। आज चौथे दिन जुज़वी तौर पर जो मेट्रो बस है उसको तो बहाल कर दिया गया और सिक्योरिटी के इंतजाम भी मजीद बढ़ा दिए गए हैं। इस धरने के हवाले से कल हुकूमती और जमात इस्लामी की टीमों में इब्तदाई मुज़ाकरात हुए थे। इन मुज़ाकरात के आगाज़ में जमात इस्लामी के वफद की तरफ से हुकूमत को 10 मुतालबात पेश किए गए थे। उन 10 मुतालबात के ऊपर हुकूमती सतह पर जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन्होंने उसके ऊपर मुशावरत किया और आज दिन को इन कमेटियों के दोबारा मुज़ाकरात होंगे, जिनमें हुकूमत जहाँ तक इन मुतालबा तक जा सकती है वो अपना रद्द अमल का इजहार करेगी और उसके बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं वो नहीं बढ़ते। वो मुज़ाकरात जब ख़त्म होंगे और जमात इस्लामी के तर्जमान जब इसके ऊपर इजहार ख्याल करेंगे तो वो चीज़ असल सूरत सामने आएगी। इसके अलावा जो रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है इन्होंने जमात इस्लामी की जो मुकामी क़यादत है उन्हें इस्तदा की थी कि आप ये जो लियाकत बाग चौक के अंदर एहतजाजी धरना आप इसको लियाकत बाग के अंदर शिफ्ट कर दें ताकि रोड जो वो बहाल हो सके। लेकिन जमात इस्लामी के शुरका ने ये इस्तदा और ये जो तजवीज़ थी ये सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया और ज़िला इंतज़ामिया से ये कहा है कि एहतजाजी धरना लियाकत बाग चौक में ही होगा। अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो यहीं से ख़त्म होगा, अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो यहीं से आगे की तरफ मूव करेगा। जी अच्छा कैसर, क्योंकि जमात इस्लामी जानी जाती है अपनी स्ट्रीट पावर के लिहाज से और एहतजाजी सियासत तो काफ़ी अरसे से वो करते आ रहे हैं, क्या रावलपिंडी में भी अवाम ने जमात इस्लामी को इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऐसे रिस्पॉन्ड किया है? ज़्यादा जमात इस्लामी के कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं और इन केस अगर खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा होती है तो शहर में इस वक्त सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है? इस वक्त जो रावलपिंडी के अवाम है, क्योंकि हर शहरी जो है वो बिजली के बिलों से तंग है, चाहे उसमें ताजर है, चाहे शहरी है, चाहे घर वाला है, चाहे 100 यूनिट इस्तेमाल करता है वो भी बिजली के बिल के तंग है। जो 100 यूनिट इस्तेमाल करता है उसको भी 10,000 से ज़्यादा बिल आया। लिहाजा शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस धरने में शरीक होती है। इसमें तमाम सियासी जमातों के हत्ता के मुस्लिम लीग नून के कारकुनान भी जो इनसे तंग है वो भी इसमें शरीक होते हैं। आज से इस एहतजाजी धरने में लेबर भी तंजीमें भी शरीक होगी। असातिज़ा और जो ताजर तंजीमें हैं उनका भी रात को मुशावरती इजलास हुआ था, उन्होंने भी इस धरने में शिरकत करने का फैसला किया है। अगर खुदा न खास्ता यहाँ कोई मिसहैप होता है उससे निपटने के लिए आपसे आगाही लेते रहेंगे, हम आपसे जानते रहेंगे। हम कैसर शिराजी, थैंक यू वेरी मच। आपने अलग सुबह हमें डिटेल्स बताई। जमात इस्लामी का धरना रावलपिंडी में जारी है और जमात इस्लामी के अमीर ने कहा है कि ये कंटेनर्स या कोई भी किसी किस्म की रुकावटें हमारा रास्ता नहीं रोकेंगी जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाते। इस पर हम तजिया भी ले लेते हैं। हमारे डॉक्टर अयूब मेहर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा पूछते हैं वो इस पर क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अभी अब कुछ देर पहले हम इस्तेकाम इनफैक्ट बिफ्ता साहब की जो अवाम पाकिस्तान पार्टी है उसका एहतजाज हो रहा था और उसमें उन्होंने जो वो शुरका से खिताब कर रहे थे उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मैंने कहा चले हम अपने जो इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं उनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि आपने कभी सोचा है कि 12-12 घंटे बिजली तो नहीं आती लेकिन बिल उतने ही आते हैं या बहुत ज़्यादा आते हैं, इसका क्या जवाब है? तो आप ज़रा आवाम के लिए बताएंगे इसका क्या जवाब है कि आवाम के पास बिजली भी नहीं आती, बिल भी आते हैं और आवाम तंग है। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है? इसमें जो है अगर बिल का ब्रेकअप देखें आप जी, उसमें जी आपकी आवाज मुझे आ रही है? जी प्लीज कंटिन्यू। बहुत सीधा सा है कि अगर उसका अगर आप ब्रेकअप देखते हैं तो उस ब्रेकअप में आपको नजर आएगा कि बिजली के यूनिट्स की बात करिए, बिजली का एक तो रेट बढ़ा है, उसकी प्राइस बढ़ी है, दूसरा उसमें बहुत सारे टैक्सेस और दूसरी लीवीज शामिल कर ली गई हैं, उसकी वजह से रेट तो
रेट बढ़ गया है, लेकिन अगर मैं रेफर करना चाहूंगा आपसे लास्ट प्रोग्राम में या उससे पहले एक प्रोग्राम में जी। ये चीज मैंने एक्सप्लेन की थी कि दुनिया में किसी भी गवर्नमेंट का काम ये नहीं होता कि वो लोगों को ये बताए कि ये चीज किस लिए इस प्राइस पे मिल रही है, उसके रीजन बताए कि ये कॉस्ट में पड़ रही है और इस कॉस्ट पे फिर ये प्राइस में हम बेचने पे मजबूर हैं। ये गवर्नमेंट का काम नहीं होता। गवर्नमेंट को देखना ये होता है कि उसके जो आवाम है, जो लोग हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, ठीक। वो उस चीज की कितनी प्राइस पे कर सकते हैं, कॉस्ट कितने में है, ये गवर्नमेंट आवाम को बताने की जरूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट के जो एक्सपर्ट हैं वो उसको वो एडजस्ट करते हैं कि अगर कॉस्ट ज्यादा है और आवाम ज्यादा प्राइस पे नहीं कर सकते तो किस तरह से उसको एडजस्टमेंट किया जाएगा, कहाँ सब्सिडीज दी जाएंगी। अभी ठीक है, मुफ्ता इस्माइल साहब भी बिल्कुल वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको भी पता है कि क्यों कॉस्ट ज्यादा है, क्यों प्राइस ज्यादा चार्ज की जा रही है। जमात इस्लामी बहरहाल एक अवामी इशू है, उस पे उसको यकीनी बहुत कामयाबी मिल रही है, लोग उसके साथ हैं इस इशू पे। सिर्फ पार्टी कारकुनान नहीं, पूरा पाकिस्तान उनके साथ होगा। इशू के इस तरह का है जो अवामी नेचर का है। बिल्कुल सबसे अहम बात यह कि गौहर एजाज साहब, अचानक आप देखें गौहर एजाज साहब मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने पूरा डिटेल देनी शुरू कर दी है कि IPPs को क्या प्राइस देनी पड़ रही है, कैपेसिटी चार्जेस क्यों देने पड़ रहे हैं, वो पूरी डिटेल वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये इशू एक दिन में क्रिएट नहीं हुआ, इशू तो बहुत सालों से ये कर, इसका सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं कि अक्सर जो आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक चीज रिकमेंडेशन आ रही थी कि रिविजिट किया जाए जो आपने IPP से एग्रीमेंट किए थे। उस पर देखें जो इशू है, पब्लिक का इशू ये है कि उसको जो अफोर्डेबल प्राइस है बिलों में वो प्राइस आनी चाहिए। अगर वो टैक्सेस को बिलों से हटा दिया जाए या प्राइस को रिड्यूस किया जाए, क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाए, पब्लिक का इशू ये नहीं होता, ना उनको ये बताने की जरूरत होती है। वो टेक्निकल फार्मूले गवर्नमेंट के लेवल पर ही होने चाहिए। अभी मिफ्ता साहब की जो बात है, उन्होंने एक चीज और इंडिकेट की थी कुछ अर्सा पहले कि ये जो रिविजिट करना है IPP से कि प्राइस कम हो जाए, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है या कम से कम डिफिकल्ट जरूर है। देखिए उसकी वजह ये कि IPP से जो हमने मुआहदे किए हैं उसको 3 आप क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहले जो मेजोरिटी है जिन मुआहदों की, वो खुद गवर्नमेंट के अपने IPPs हैं जो ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, उनमें रिविजिट करना कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट ने ही प्राइस साइज करनी होती है। तो अब तक डॉक्टर साहब विजिट क्यों नहीं करी गवर्नमेंट? उनको इतना प्रेशर भी है इसमें, क्या वही अमर माने हैं कि जो फैसला करने वाले हैं उन्हीं की अपने मफादात वाबस्ता हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं के किसी जानने वाले की कोई ना कोई IPPs हैं जो कि बिजली बना रही हैं, यही बुनियादी वजह? मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट से मुआहदे, जो गवर्नमेंट के अपने अदारे हैं, ओन बाय गवर्नमेंट है, उस पर शायद अब गवर्नमेंट जो है उन पर तो कोई स्टैंड देगी ये एहतजाज के बाद और धरनों के बाद। दूसरा वो कि जो डोमेस्टिक हमारे इन्वेस्टर हैं जिनके नाम भी आ चुके हैं मीडिया में, जो पाकिस्तानी हैं लेकिन वो प्राइवेट पार्टीज हैं, और तीसरे वो हैं जो थोड़े से हैं, वो उनका बहुत कम शेयर है, जो फॉरेनर्स हैं जो FDI लेकर के आए थे एनर्जी सेक्टर में। अब मसला ये होगा कि उसमें अगर आप FDI से जबरदस्ती, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक तरफा नहीं होता। जब आप रिविजिट करते हैं तो दोनों पार्टीज को टेबल पे बिठाते हैं, तो उसमें अगर वो उसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व हो सकती है, उसमें FDI के जो लोग हैं जो FDI ला रहे हैं, हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं FDI को, तो इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं बन सकती कि हम उनसे एक जबरदस्ती बाय फोर्स कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बिजली का तो बहरान नहीं है, ये महंगी बिजली का बहरान है, बिजली की कीमत का बहरान है। तो कैसे, मतलब हल तो हर तरफ से पेश किया जा रहा है, आप जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो बैठ के बता रहे हैं कि ऐसे कर लिया जाए तो बेहतरी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से अभी तक जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड नहीं कर पा रही है, वो रुकी हुई है? जिस तरह से इमरान ने कहा ऑलमोस्ट 45% जो है वो इनके अपने जो गवर्नमेंट के जो IPPs की अगर बात की जाए तो वो उसमें आते हैं, लेकिन उसके लिए भी कोई हल जो है वो नहीं किया जा रहा। तो आपके ख्याल में ये जो पावर सेक्टर का बहरान है, इसका क्या हल है और कितने अरसे में जाकर कुछ रिलीफ, जिस तरह से आपने कहा कि आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्टेप्स क्या, मेजर्स क्या लेने जा रहे हैं, उन्हें रिलीफ से मकसद है, तो कब तक मुमकिन है कि आवाम को रिलीफ मिल सके? देखिए ये जो टैक्सेस हैं जो कलेक्ट किए जा रहे हैं बिल के साथ, और जिनकी वजह से मैंने एक रफली मैं ऑन एवरेज कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि 30% जो चार्जेस हैं वो तो टैक्सेस और लीवीज के मद में आवाम को पे करने पड़ रहे हैं, वो तो आप फौरी तौर पे खत्म कर सकते हैं, और वो उनको भी देने पड़ रहे हैं जिनको टैक्स नहीं देना होता और विद होल्ड हो रहा है। फॉर एग्जांपल देखें, मसाजिद या मदारिस हैं, उनसे अगर इनकम टैक्स विद हेल्डिंग में उनको भी पे करना पड़ता है। अब मस्जिद की
कौन सी इनकम होती है जिस पर उसको इनकम टैक्स देना होता है, लेकिन वो बहरहाल बिलों के साथ वो टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह के इमीडिएट मेजर ये हो सकते हैं कि उन टैक्सेस में तो रिलीफ दिया जा सकता है, उनको तो आप फिलहाल स्टॉप कर दें। दूसरा, उसके बाद आप आईपीपी से आप मुज़ाकरात में जाते हैं और बहरान बिल्कुल बिजली की शॉर्टेज का नहीं है, ये तो खुद के इलेक्ट्रिक की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है कि बिजली हमारे पास जितनी डिमांड है उस डिमांड के मुताबिक मौजूद है, बल्कि डिमांड से ज्यादा मौजूद है। मैं थोड़ा सा रेफर करना चाहूंगा, जब ये क्राइसिस शुरू हुआ था 93 के बाद ये प्रॉब्लम आई थी, उस वक्त इकोनॉमिस्ट का जो ग्रुप है उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया था कि ये पैनिक होकर के एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि मुल्क में बिजली का बहरान था शॉर्टेज का। पैनिक होकर जब एग्रीमेंट किए जा रहे थे तो उस एग्रीमेंट पे ये लग रहा था कि शॉर्टेज तो खत्म हो जाएगी, लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा होगा कि लोग एसी चलाते हुए डरेंगे, सिर्फ वो चाहेंगे एक बल्ब जलता रहे और पंखे चलते रहे, बस लोग उसकी प्राइस पे नहीं कर पाएंगे। ये चीज 93 में मेंशन की गई थी, ये बताया गया था कि ऐसा हो जाएगा। एक मैं थोड़ा सा रेफर करना चाहूंगा, बड़ी मशहूर एग्जांपल है वर्ल्ड में कि आज से 30 साल पहले इंडोनेशिया में इसी किस्म का क्राइसिस था। अच्छा, वहां रिकमेंडेशन दी गई थी कि क्योंकि उनके यहाँ जो आईपीपीज आ रहे थे उनका तरीकाकार ये था कि वो सप्लायर क्रेडिट से आ रहे थे, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं थी, बाहर से लोग आ रहे थे, और जो फिजिबिलिटी बनाई गई थी उसमें जो डिमांड है इंडोनेशिया की, उस डिमांड से ज्यादा बड़े प्लांट मंगवाए गए और ये बताया गया कि फ्यूचर में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए वो बड़े प्लांट लगाए गए। उससे क्या होगा कि जब उतनी डिमांड नहीं होगी और आपके पास कैपेसिटी ज्यादा होगी तो यकीनी तौर पे फिर कैपेसिटी चार्जेस आप देंगे, फिक्स कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, पर यूनिट आपका यकीनी तौर पे फिर बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि जब हम कहते हैं कि सोलर सस्ता है, तो जो आईपीपीस को जो पेमेंट की जा रही है उसमें सबसे ज्यादा जो पेमेंट की जा रही है, सबसे ज्यादा रेट, वो जो सोलर वाले आईपीपीस हैं उनका सबसे ज्यादा रेट। इंडोनेशिया कैसे निकला डॉक्टर साहब इससे? देखिए, इंडोनेशिया को नहीं, इंडोनेशिया को कॉस्ट पे करनी पड़ी, इंडोनेशिया को ऊपर बहुत लोन हो गया था, डेट की प्रॉब्लम हो गई थी, और फिर इंडोनेशिया ने ये किया कि उस कैपेसिटी को तो वो एक जाहिर है टाइम के साथ साथ डिमांड बढ़ी, लेकिन उस वक्त नहीं बढ़ी थी, बहुत अरसे बाद बढ़ी, और इंडोनेशिया ने फिर एक रीपेमेंट प्लान किया। सो इट वाज़न्ट अ सक्सेसफुल मॉडल ओवर देयर एज वेल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, टाइम हमारा कम है। थैंक यू, आप तशरीफ लाए और आपने साह मामले पे बात की। हमारे साथ डॉक्टर अयूब मेहर बिजली के बिल के हवाले से बात कर रहे थे। हुकूमत अगर अपने जो हाउसेज हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं बिजली को लेकर, उनके ऊपर उनका ख्याल है कि अगर फोकस करे तो उससे भी 45% तक फ़र्क पड़ेगा, इस पर बात हो सकती है।